हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानस्थली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, एग्जामिनेशन आपका बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और अब हम यूनिट वाइज टॉप 20 क्वेश्चंस, टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चंस ऐसे करने वाले हैं। तो वीडियोस बिल्कुल मिस मत करिएगा। अभी जो वीडियोस आने वाले हैं चैनल पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के और उनके ऊपर बेस्ड एमसीक्यू के किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में, तो बिल्कुल जैसे ही ये नोटिफिकेशन आपको मिले इन क्लासेस की, तो तुरंत ज्वाइन किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हमारे टेलीग्राम से जुड़े रहिए ताकि ये नोटिफिकेशंस जो है आप मिस ना करें और बढ़िया से बढ़िया सवाल, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं, वो आपसे मिस ना हो। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेशन को। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैरेक्टराइजेज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग। देखिए, बात हो रहा है यहाँ पर ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के बारे में। बताइए, इनमें से अगर हम बात करें तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, ग्रेपवाइन संचार को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाता है, सबसे बेस्ट तरीके से दिखाता है। ऑप्शन है, पहला, इट फॉलोज अ फॉर्मल हायरार्कियल रूट। दूसरा है, इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड। तीसरा है, इट इज इनफॉर्मल, स्पॉन्टेनियस एंड ऑफन बेस्ड ऑन र्यूमर्स। और चौथा है, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू अपवर्ड कम्युनिकेशन ओनली। बताइए, औपचारिक पदानुक्रम का पालन करता है, ये संरचित और प्रलेखित होता है, ये अनौपचारिक, सहज और अक्सर अफवाहों पर आधारित होता है, और चौथा ऑप्शन है, ये केवल ऊपर की दिशा में संचार तक सीमित होता है। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन होता क्या है। जल्दी जल्दी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ याद रखिए, इनफॉर्मल। ये अनौपचारिक तरीके का कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल होता है और इसमें किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। ये स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये कोई ऑफिशियल स्ट्रक्चर नहीं है इसका। और ये पर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू, स्पेकुलेशन के थ्रू लोग कयास लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं, या फिर कोई भी चीज़ कैसे फैल जाती है। मैंने आपको कुछ बताया और मैंने बोला किसी से बताइएगा, मतलब, लेकिन आपने दूसरे से कह दिया, दूसरे ने तीसरे से कह दिया और ये बात पूरी तरीके से फैल गई। ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन भी कुछ ऐसा ही होता है, इनफॉर्मल टाइप का कम्युनिकेशन होता है। डेली जो आप अपने लाइफ में बात करते हैं किसी से भी, फॉर्मली नहीं, इनफॉर्मली, तो वही ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। तो इट फॉलोज अ फॉर्मल हायरार्की स्ट्रक्चर। क्या औपचारिक पदानुक्रम फॉलो करता है? बिल्कुल नहीं, तो गलत, ये नहीं होगा। इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड, बिल्कुल नहीं, ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड तो होता ही नहीं है। इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू अपवर्ड कम्युनिकेशन ओनली, जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि देखिए, ये क्रम जो होगा, जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सबॉर्डिनेट है और यहाँ पर सुपीरियर है, यानी जूनियर और सीनियर। तो अगर सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं या बातचीत करते हैं, उसको हम कहेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन, और अगर वाइस वर्सा होगा तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे। वैसे ही आप समझ लीजिए कि ये कह रहा है कि सिर्फ अपवर्ड कम्युनिकेशन में ही होता है, नहीं, जरूरी नहीं है। ये अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन किसी में भी हो सकता है, तो ये नहीं होगा। इट इज इनफॉर्मल, स्पॉन्टेनियस एंड ऑफन बेस्ड ऑन रूमर्स, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह अनौपचारिक होता है, सहज होता है और अक्सर अफवाहों पर आधारित होता है। कोई भी अफवाह बहुत तेज फैलती है, झूठ बहुत तेज फैलता है, तो यही ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है, यह इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमेंटिक बैरियर। बताइए, संचार सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक शब्दार्थ बाधा है। सिमेंटिक बैरियर, पहला ऑप्शन है, लाउड कंस्ट्रक्शन नॉइज नियर अ क्लासरूम। कोई भी कक्षा के पास अगर निर्माण कार्य चल रहा है, कोई भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसमें बहुत तेज शोर हो रहा है, तो क्या वो सिमेंटिक बैरियर है क्या? सिमेंटिक बैरियर होता क्या है, ये समझाऊंगा मैं आपको। फिर दूसरा है, एम्बिगस वर्ड और फ्रेजेस इन अ मैसेज। संदेश में अस्पष्ट शब्द या वाक्यांश, क्या ये होता है क्या सिमेंटिक बैरियर? टेक्निकल फेलियर ऑफ ऑडियो डिवाइसेस, ऑडियो उपकरणों का तकनीकी विफलता, क्या ये होता है? या फिर फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी, शारीरिक अक्षमता, अगर आप सही से सुन नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते, क्या वो सिमेंटिक बैरियर होता है? सिमेंटिक बैरियर होता क्या है? सिमेंटिक बैरियर कोई भी एक संदेश में, कोई भी एक मैसेज में तब उत्पन्न होता है, तब अराइज होता है, जब आपने मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया किसी भी वर्ड का। मिस इंटरप्रिटेशन मतलब गलत तरीके से व्याख्यान कर दिया, गलत तरीके से समझ लिया उस चीज को। और ये लैंग्वेज बेस्ड कंफ्यूजन की वजह से होता है, याद रखिएगा, लैंग्वेज बेस्ड कंफ्यूजन, यानी कि अगर भाषा से कोई कंफ्यूजन अराइज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे आपका सिमेंटिक बैरियर, यानी मीनिंग वगैरह से होता है ये। तो एम्बिगस वर्ड, एम्बिगस मतलब क्या हो गया? कोई भी शब्द आप बोल रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल कर दे रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्लैंग का इस्तेमाल कर दे रहे हैं। जैसे स्लैंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, जैसे मैंने आजकल एक स्लैंग देखा है जो कि जेन जी काफ़ी यूज कर रहे हैं, वो है डैंग।
DANG। डैंग मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं डैम इट, है ना, डैम बोलते हैं ना, डैम, तो उसका ही इन्होंने बनाया डैंग। अब ये बताइए कि कोई अगर इस वर्ड को नहीं जानता होगा तो उनके लिए तो ये एम्बिगस हो गया, और वो कम्युनिकेशन हो सकता है कुछ और समझ ले, और वो कम्युनिकेशन सही तरीके से फॉलो नहीं करेगा, तो वो सिमेंटिक बैरियर हो गया है। तो इसका बी ऑप्शन जो है ना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। संदेश में अस्पष्ट शब्द या वाक्यांश, ये सिमेंटिक बैरियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। इन शैनन एंड वीवर्स मॉडल एंट्रोपी रेफर्स टू, बताइए शैनन और वीवर के मॉडल में एंट्रोपी का तात्पर्य क्या होता है। एंट्रोपी, ये सभी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं जब मैंने कम्युनिकेशन आपको बताया है। तो शैनन वीवर मॉडल जो है वो, उसमें एंट्रोपी क्या है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज शैनन वीवर मॉडल, सबसे पहले ये समझना जरूरी है, और इसके बाद जो है एंट्रोपी को समझेंगे। देखिए शैनन वीवर मॉडल कम्युनिकेशन का एक ऐसा मॉडल है जो कि बेसिक कंपोनेंट्स, इसमें अगर हम देखें तो ये बात करता है किस चीज़ के बारे में, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, क्योंकि ओरिजिनली ये टेक्निकल कम्युनिकेशन सिस्टम को डिज़ाइन इम्प्रूव करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जैसे टेलीफोन लाइन और रेडियो, इन सबको। और शैनन वीवर मॉडल में अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर सिंपल लीनियर फ्लो होता है। लीनियर फ्लो मतलब क्या होगा, ये डायनेमिक नहीं होता, मतलब यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का फीडबैक, प्रतिक्रिया नहीं होती है, फीडबैक नहीं होता है। सेंडर ने मैसेज को एनकोड किया, और फिर यहाँ से एक चैनल का इस्तेमाल किया इन्होंने, चैनल का इस्तेमाल करके, और यहाँ पे नॉइज़ भी हो सकता है, और फिर यहाँ पे डिकोड हुआ, और इसके बाद रिसीवर तक पहुँचा। फीडबैक यहाँ पे नहीं होता है। तो ये हो गया शैनन वीवर मॉडल। अब इसके शैनन वीवर मॉडल को समझे तो ये लीनियर मॉडल है। लीनियर मतलब वन वे, एक तरफा संचार है, ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। क्लैरिटी पे फोकस, नॉइज रिडक्शन पे फोकस होता है। टेक्निकल और इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा यूज होता है। फीडबैक नहीं होता यहाँ पर, है ना, रिसीवर से रिस्पॉन्स नहीं लिया जाता है। तो ये हो गया आपका, लेकिन ये बहुत मैकेनिकल और वन डायरेक्शनल है, इसलिए इसको बोला जाता है कि इतना सही मॉडल ये नहीं है। नाउ व्हाट इज एंट्रोपी इन दिस, अब ये समझना होगा हमें कि भाई एंट्रोपी जिसके बारे में बात कर रहा है वो क्या है। पहला ऑप्शन है द लॉस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन, दूसरा है द अनसर्टेनिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन द मैसेज ट्रांसमिशन, तीसरा है द डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय द चैनल, और फोर्थ ऑप्शन है द स्पीड एट विच अ मैसेज इज ट्रांसमिटेड, संदेश के प्रसारण की गति, चैनल द्वारा उत्पन्न विकृति, संदेश संचरण में अनिश्चितता या अप्रत्याशितता, और संचार में फीडबैक की हानि। क्या होगा इसका सही उत्तर। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी जो है ना, इट इज अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, कोई भी चीज के ना होने के या फिर होने के चांसेस क्या है, अनसर्टेनिटी कितनी है इंफॉर्मेशन के कंटेंट मैसेज में जो है, इसी को हम कहते हैं एंट्रोपी। जितना ज़्यादा मैसेज आपका अनप्रिडिक्टेबल होगा, अनप्रिडिक्टेबल मतलब पहले से अगर आप किसी संचार कर रहे हैं तो वो आपके बातों का अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा है, तो अनप्रिडिक्टेबल हो गया वो मैसेज। तो जितना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल उतना ज़्यादा एंट्रोपी, और जितना ज़्यादा प्रिडिक्टेबल या रेपिटेटिव उतना कम एंट्रोपी। सिंपल टर्म्स में हम बताएं तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हाई एंट्रोपी और एक होता है लो एंट्रोपी। हाई एंट्रोपी जो होती है ना, इसमें न्यू अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कोई भी सरप्राइज आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और एक ही बार आपने अनाउंस कर दिया कि आज आपके इस चैप्टर का टेस्ट होने वाला है, वो उसमें हाई एंट्रोपी हो जाएगी। लो एंट्रोपी मतलब रिडंडेंट होता है, फेमिलियर या रिपीटेड इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ें लोगों को आदत है, जैसे वेदर के अपडेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये लो एंट्रोपी वाले हैं। तो एक हाई एंट्रोपी मैसेज जो होगा ना, उसमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा उसको डिकोड करने के लिए, अगर किसी के पास आप भेजते हैं तो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है ना उसमें ज़्यादा होता है। और लो एंट्रोपी का मैसेज जो होगा वो डिकोड करना ईजी होगा, क्योंकि जिसके पास इन्फॉर्मेशन वो जा रहा है ना, वो ज़्यादा पहले से अंदाज़ा लगा चुका है कि हाँ किस बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। तो ये हो गया आपका एंट्रोपी। शैनन रीवर मॉडल में एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं सोर्स पे, जो जहाँ से मैसेज को एनकोड किया जाता है ना। अब ये कह रहा है कि एंट्रोपी क्या है, द लॉस ऑफ फीडबैक है क्या, द अनसर्टेनिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन मैसेज, डिस्टॉर्शन या फिर द स्पीड। स्पीड है नहीं, डिस्टॉर्शन है नहीं, लॉस ऑफ फीडबैक है नहीं, बल्कि अनसर्टेनिटी या अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो मैसेज ट्रांसमिशन में, इसी को हम कहते हैं एंट्रोपी। लॉस ऑफ फीडबैक होता है इसमें, मतलब फीडबैक नहीं होता एक तरीके से देखेंगे तो आप शैनन वीवर मॉडल में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एंट्रोपी होता है। एंट्रोपी का मतलब होता है द अनसर्टेनिटी और द अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन द मैसेज ट्रांसमिटेड। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी अचीव्ड, बताइए अगर आप कक्षा में संचार कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसको प्रभावी कैसे बनाएंगे। वन वे डिलीवरी ऑफ इट, सिर्फ आप
प्रस्तुत कर दिया आपने आकर, फैक्ट्स जो है वो डिलीवर कर दिया, क्या वैसे बनेगा क्या? या फिर प्रायोरिटाइजिंग इवैल्यूएशन ओवर एक्सप्लेनेशन, आप जो है ना मूल्यांकन को प्राथमिकता दे रहे हैं, स्पष्टीकरण को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, या फिर डायलॉग और एक्टिव पार्टिसिपेशन को इनकरेज करके, और या फिर फोकसिंग ओनली ऑन कॉग्निटिव आउटकम, केवल संज्ञानात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करके। बताइए कि कैसे आप इफेक्टिव बनाएंगे क्लासरूम कम्युनिकेशन पे। हमेशा याद रखिए, क्लासरूम में अगर संचार कर रहे हैं आप, तो हमेशा संवाद से, डायलॉग से, बच्चों से बातचीत करना है, उनसे सवाल पूछना है, वो सवाल आपसे पूछेंगे, आप उनका आंसर दोगे, वो आपको आंसर देंगे। और एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय रूप से अगर भागीदारी होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो याद रखेंगे, सी ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डिकोडिंग प्रोसेस इन कम्युनिकेशन। संचार में डिकोडिंग प्रक्रिया को निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है? सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, स्ट्रक्चरिंग ऑफ मैसेज बिफोर सेंडिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिसीव मैसेज बाय रिसीवर, या फिर फिल्टरिंग ऑफ नॉइज बाय द कन्वर्टर। बहुत आसान है। क्या हम संचार चैनल का चयन करते हैं उसको हम डिकोडिंग कहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। स्ट्रक्चर करते हैं, मैसेज सेंड करने से पहले इसको डिकोडिंग कहते हैं? नहीं, इसको एनकोडिंग कहते हैं, है ना। एनकोडिंग एनकोडिंग करते हैं, यानी आपके मन में जो भी थॉट है उसको आप एक मूर्त रूप दे रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, तो वो एनकोड कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिसीव मैसेज बाय द रिसीवर, बिल्कुल यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो रिसीवर है, उनको जो संदेश प्राप्त हुआ है उसकी व्याख्या वो कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका डिकोडिंग। प्रेषक द्वारा शोर को छाटना, नॉइज जो है उसको फिल्टर करना कम्युनिकेटर द्वारा, तो ये क्या डिकोडिंग हुआ? नहीं, ये भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब छठा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ मास कम्युनिकेशन एज कंपेयर टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा जन संचार की व्यक्तिगत संचार से एक प्रमुख भिन्नता है? Which of the following is a key distinguishing feature of mass communication as compared to interpersonal communication? बताइए। It always requires feedback, या हमेशा फीडबैक की मांग करता है। दूसरा है, इट इज हाईली पर्सनलाइज, या अत्यधिक व्यक्तिक होता है। तीसरा ऑप्शन है, टारगेट्स लार्ज हेट्रोजीनियस ऑडियंस, या बड़े विषम दर्शकों को लक्षित करता है। और चौथा है, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू फेस कॉन्टेक्ट, या आमने सामने की परिस्थितियों तक सीमित होता है। बताइए, इनमें से एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर कौन सा है मास कम्युनिकेशन का, अगर हम उसको कंपेयर करें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी आपका व्यक्तिगत जो अंतर अंतर्वैयक्तिक संचार कहेंगे, व्यक्तिगत संचार नहीं कहेंगे। व्यक्तिगत संचार जो है ना वो आपका पर्सनल कम्युनिकेशन हो जाएगा, ये अंतर्वैयक्तिक होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, अंतर्वैयक्तिक कम्युनिकेशन, है ना। तो बताइए, क्या मास कम्युनिकेशन में हमेशा फीडबैक की जरूरत पड़ती है क्या? बताइए, क्या ये होगा? या फिर बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज़ होता है क्या मास कम्युनिकेशन? बिल्कुल नहीं, तो ये दोनों तो हट गया। फीडबैक मिलता है, मास कम्युनिकेशन मतलब रेडियो पे मान लीजिए कोई अनाउंसमेंट हुआ, वो मास कम्युनिकेशन है। न्यूज़पेपर में कोई अनाउंसमेंट, वो मास कम्युनिकेशन। क्या वो बहुत ज़्यादा उसमें फीडबैक की ज़रूरत होती है? बिल्कुल नहीं। वो पर्सनलाइज़ होता है? नहीं, वो सबके लिए होता है। वो एक लार्ज, एक हेटेरोजेनियस ऑडियंस, हेटेरोजेनियस मतलब एक ही तरीके के लोग नहीं होंगे, अलग-अलग प्रकार के लोगों के लिए उसको टारगेट किया जाता है। सी ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। फेस टू फेस कॉन्टेक्स्ट के लिए रेस्ट्रिक्टेड होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ आमने-सामने की परिस्थितियों तक सीमित होता है? बिल्कुल नहीं। सी ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन है, द ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डिफर्स फ्रॉम द लीनियर मॉडल इन दैट। बताइए, लेन देन मॉडल जो होता है ना, ट्रांजैक्शनल मॉडल, वो रैखिक यानी लीनियर मॉडल से कैसे भिन्न है? लेन देन मॉडल कम्युनिकेशन को एक वन डायरेक्शनल एक्ट समझता है क्या? बिल्कुल नहीं। वो तो टू डायरेक्शन हो जाएगा ना। लेन देन, जब भी आप किसी से लेन देन करते हैं मतलब दो डायरेक्शन इन्वॉल्व होते हैं वहां पर। अच्छा, इसके बाद देखते हैं, स्टैटिक रोल सेंडर और रिसीवर का इसमें उसके ऊपर जोर डालता नहीं, डायनेमिक रोल। डायनेमिक रोल ऑफ सेंडर एंड रिसीवर क्या होगा? मान लीजिए कि अगर दो तरफा कम्युनिकेशन होता है, तो सेंडर यहाँ पर है और रिसीवर यहाँ पर है। सेंडर ने मैसेज को एनकोड किया, किसी चैनल को चुना और चैनल को चुन के मैसेज को भेज दिया। यहाँ पर रिसीवर ने रिसीव करके उसको डिकोड किया और उसके बाद वापस से इसको फीडबैक के लिए भेज दिया। तो जब ये फीडबैक भेज रहे हैं, तो उस समय पे जो ये रिसीवर हैं, ये सेंडर बन चुके हैं और ये सेंडर रिसीवर बन गया, मतलब इनका रोल स्विच हो गया, और इसी को हम कहते हैं डायनेमिक। तो स्टैटिक रोल नहीं होता है, डायनेमिक रोल होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन रिकॉग्नाइजेस फीडबैक एंड साइमल्टेनियस एक्सचेंज, बिल्कुल सही है ना। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये फीडबैक को रिकॉग्नाइज करता है और आदान प्रदान जो है ना वो साथ में चलता रहे, साइमल्टेनियसली चलता रहे, इसको इसके ऊपर इसका जोर होता है। अच्छा, डी ऑप्शन है, इग्नोर्स द रोल ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये संदर्भ की भूमिका को नजरअंदाज करता है, इग्नोर करता है कॉन्टेक्स्ट के रोल को। तो क्या ये सही है क्या? नहीं, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन होता है, यानी संदर्भ आधारित संचार होता है। कॉन्टेक्स्ट के बिना संचार जो है ना वो सही संचार होगा ही नहीं। मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा कि उस दिन जो हमने बात किया था उसका क्या हुआ। अब
कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है अगर इस बात का, मतलब हमने पहले कोई बात ही नहीं की है अगर इस बारे में, तो क्या उसका कोई मतलब निकला? नहीं। इसलिए रोल ऑफ कॉन्टेक्स्ट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट व्हाइल कम्युनिकेटिंग टू एनीवन। अब हम 8वें प्रश्न पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन अ क्लासरूम सिनेरियो? बताइए कक्षा के परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक या गैर शाब्दिक संचार का उदाहरण है? देखिए इस बार ये ट्रांसलेट सही किया, नहीं तो हर बार जो है ना वो गैर मौखिक कह देता है, लेकिन इस बार सही है अशाब्दिक या फिर गैर शाब्दिक। पहला है प्रोवाइडिंग लेक्चर नोट्स, व्याख्यान नोट्स प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है राइटिंग फॉर्मूलाज ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर सूत्र लिखना। तीसरा ऑप्शन है मेकिंग हैंड जेस्चर्स टू एम्फसाइज पॉइंट्स, बातों को स्पष्ट करने के लिए हाथ के इशारे करना। और चौथा ऑप्शन है यूजिंग डिजिटल प्रेजेंटेशन, डिजिटल प्रस्तुतियां देना। बताइए इनमें से कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को दर्शाता है क्लासरूम सिनेरियो में? इसका जो ऑप्शन सही होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देखिए लेक्चर नोट्स रिटन होता है तो वो वर्बल तो हो ही गया ना। वो कोई भी चीज़ अगर रिटन हो या फिर बोला जा रहा हो वो वर्बल हो गया। अगर इशारे कर रहे हैं तभी नहीं होगा, तो ये तो होगा नहीं। फॉर्मूला लिख रहे हो फिर यहाँ वर्ड्स का इस्तेमाल होगा, ये भी नहीं होगा। हैंड जेस्चर, हाथ से इशारे कर रहे हैं कोई भी पॉइंट को समझाने के लिए, ये जो है ना वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। डिजिटल प्रेजेंटेशन में भी वर्बल, क्योंकि वहाँ पिक्चर हो सकता है, लिखा हुआ हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। बातों को स्पष्ट करने के लिए हाथों के इशारे करना, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? बताइए औपचारिक संगठनात्मक संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? पहला ऑप्शन है पीयर टू पीयर ब्रेनस्टॉर्मिंग। दूसरा ऑप्शन है एम्प्लॉय अप्रेजल रिपोर्ट सबमिटेड टू एचआर। तीसरा ऑप्शन है मैनेजर गिविंग परफॉर्मेंस इंस्ट्रक्शन टू टीम। और चौथा ऑप्शन है इनफॉर्मल चैट ड्यूरिंग लंच आवर्स। बताइए समकक्षों के बीच विचार विमर्श, एचआर को दी गई कर्मचारी मूल्यांकन रिपोर्ट, प्रबंधक द्वारा टीम को प्रदर्शन का निर्देश देना, या फिर दोपहर के भोजन के दौरान अनौपचारिक बातचीत। बताइए इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे अच्छे तरीके से दर्शा रहा है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपके ऊपर जो है वो सीनियर रहते हैं, आपके नीचे रोल पे बहुत सारे सबॉर्डिनेट या जूनियर हैं, और हर चीज़ के लिए एक हायरार्की बनी हुई है कि आप अपन जिनको रिपोर्ट करते हैं उनसे बात करेंगे, वो आपके मैनेजर से मतलब उनके मैनेजर से बात करेंगे। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, यानी बिल्कुल ही जो है ना वो औपचारिक संगठन है वो, वहाँ पर सारी चीज़ें फॉलो होती हैं। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आने वाला कम्युनिकेशन। ऊपर मतलब जो सीनियर है वो अपने जूनियर से अगर कोई कम्युनिकेशन करता है तो इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो अगर पीयर टू पीयर ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है, पीयर मतलब क्या होता है? सहपाठी। अगर आप अपने ही कॉलीग से बातचीत कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, जो है वो विचार विमर्श कर रहे हैं, तो क्या वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा? बिल्कुल नहीं, वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो जाएगा, है ना? एम्प्लॉयी अप्रेजल रिपोर्ट सबमिटेड टू एचआर, एचआर को दी गई जो कर्मचारी मूल्यांकन रिपोर्ट है, क्या वो हो जाएगा क्या आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन? नहीं, बल्कि वो अपवर्ड कम्युनिकेशन है। एचआर सबमिट किया जा रहा है अगर कोई एम्प्लॉय अप्रेजल रिपोर्ट, तो एम्प्लॉय की तरफ से एचआर को जाने वाला है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। मैनेजर गिविंग परफॉर्मेंस इंस्ट्रक्शन टू टीम, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई भी अगर मैनेजर हैं, कोई भी प्रबंधक हैं, वो अगर अपने टीम को कुछ निर्देश दे रहे हैं, तो यानी कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और वो हो जाएगा आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। आप इनफॉर्मल चैट कर रहे हो, वो फॉर्मल स्ट्रक्चर में तो आएगा ही नहीं, है ना? ये तो इनफॉर्मल हो गया ना, अनौपचारिक बातचीत, इसलिए ये तो होगा ही नहीं। तो इसका सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी आपने सही किया हो। बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू कॉज साइकोलॉजिकल नॉइज इन कम्युनिकेशन? बताइए साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक, अपने हमारे दिमाग में जो चीज़ें चलती है ना वो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, और अगर उसकी वजह से कोई भी कम्युनिकेशन में कोई भी संचार कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो बताइए कि उसका कारण क्या हो सकता है? पहला है पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी। खराब इंटरनेट की कनेक्टिविटी साइकोलॉजिकल से कैसे जुड़ा हुआ है? साइकोलॉजिकल तो हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, हमारे अंदर कोई बात चल रही है वो होगा, तो ये होगा नहीं, ये तो टेक्निकल फॉल्ट हो गया। प्रीजुडिस्ड एटीट्यूड ऑफ द रिसीवर हो सकता है ना? बताऊंगा। प्राप्तकर्ता का पक्षपाती दृष्टिकोण, अगर क्योंकि हम कोई भी दृष्टिकोण, कोई भी प्रेजुडिस अपने मन में रखते हैं, तो हमारे मन के अंदर होता है ना। टेक्निकल जार्गन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर ये आपका जो है ना सिमेंटिक बैरियर हो जाएगा, साइकोलॉजिकल नॉइज नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। एको इन द माइक्रो फोन सिस्टम, ये भी एक टेक्निकल फॉल्ट हो जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्राप्तकर्ता का पक्षपाती दृष्टिकोण। प्रीजुडिस्ड एटीट्यूड ऑफ द रिसीवर इसका सही उत्तर होगा, है ना? साइकोलॉजिकल नॉइज हमेशा मेंटल बायसेस के ऊपर बेस्ड होता है, यानी हमारे मन में कोई भी अगर बायस है, कोई भी एक तरफा चीज़ें हम कर रहे हैं, या फिर हमारा एटीट्यूड ऐसा है कि हम किसी के खिलाफ जो है ना हमेशा अपने मन में कुछ
गलत भावना रखते हैं, इमोशनल स्टेट हमारा सही नहीं है, तो ये सभी साइकोलॉजिकल नॉइज़ है ना? मान लीजिए आपने मान लिया कि अरे ये सर इनको कुछ नहीं आता, ये हमें क्या पढ़ाएँगे? अब वो कुछ अच्छा भी पढ़ाएँगे आपको समझ में नहीं आएगा, वो साइकोलॉजिकल नॉइज़ हुआ, है ना? बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज कंसीडर्ड एज नॉइज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस? बताइए, कम्युनिकेशन का जो संचार का जो प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, इनमें किस तत्व को शोर माना जाता है, नॉइज माना जाता है? नॉइज यानी बाधा डालने वाला, यानी उसको हम बैरियर कह सकते हैं एक तरीके से। यानी ये हमारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस को, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं बाधित करता है। क्लैरिटी ऑफ द मैसेज, संदेश की स्पष्टता, क्या वो नॉइज है? एनकोडिंग ऑफ द मैसेज, क्या नॉइज है? डिस्ट्रैक्शन दैट डिस्टॉर्ट द मैसेज, क्या वो नॉइज है? या फिर इंटेंट ऑफ द कम्युनिकेटर, प्रेषक की मंशा, क्या वो नॉइज है? देखिए, मैसेज जितना क्लियर होगा उतना बेहतर होगा, तो ये नॉइज़ कैसे हुआ? तो इसलिए ये तो होगा नहीं, नॉइज़ पूछ रहा है। मैसेज एनकोड करना तो ये एनकोडिंग हो गया, ये कैसे नॉइज़ हुआ? लेकिन अगर कोई भी डिस्ट्रैक्शन है जो कि मैसेज को डिस्टॉर्ट कर रहा है, उसको विकृत कर रहा है, मैसेज को खराब कर रहा है, इसी को हम कहते हैं नॉइज़। मान लीजिए मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ और ये बहुत तेज़ साउंड चलने लगा और आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो फिर वहाँ पर जो है ना नॉइज़ आया और इस वजह से आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आए, है ना? तो इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नॉइज़ क्या होता है? एक इंटरफेरेंस होता है जो कि एक्यूरेट मैसेज ट्रांसमिट करने में कहीं न कहीं बाधा पैदा करता है। इंटेंट कम्युनिकेटर का ज इसको नॉइज़ थोड़ी कहेंगे। इंटेंट हमारा क्या है? वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो नॉइज़ तब तक नहीं अगर वो होगा जब तक वो बुरा ना हो। तो इसलिए सिर्फ इंटेंट बोल रहा है तो ये नहीं होगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फीडबैक सर्व्स द पर्पस ऑफ, पता है प्रभावी संचार के संदर्भ में फीडबैक का उद्देश्य क्या होता है? इनिशिएटिंग अ न्यू कम्युनिकेशन साइकिल, एक नई संचार प्रक्रिया शुरू करना, रिपीटिंग द ओरिजिनल मैसेज, मूल संदेश को दोहराना, मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज रिसीव्ड यानी प्राप्त संदेश की प्रभावशीलता को मापना, या फिर इंट्रोड्यूसिंग टेक्निकल टर्मिनोलॉजी तकनीकी शब्दावली को प्रस्तुत करना। बताइए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए अगर हम देखें तो फीडबैक एक पर्पस सॉल्व करता है, क्या है वो? क्या वो नया कम्युनिकेशन साइकिल को इनिशिएट करता है? क्या वो ओरिजिनल मैसेज को रिपीट करता है? क्या वो प्रभावशीलता जो मैसेज की रिसीव हुई है उसको मेज़र करता है, या फिर टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस करता है? देखिए, नए कम्युनिकेशन साइकिल को ये स्टार्ट करने के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए, एक साइकिल तो स्टार्ट होता है, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं होता है नया, है ना? नया का मतलब हो गया कि कोई भी रिसीवर है, वो फिर से मैसेज को एनकोड करें, फिर से एक चैनल को का चुनाव करें और भेजें। लेकिन यहाँ क्या होता है, ये जो रिसीवर हैं, जस्ट अपना फीडबैक उसी चैनल के थ्रू शेयर कर देते हैं। तो मैसेज को रिपीट नहीं किया जाता है, बल्कि ये बताया जाता है कि जो मैसेज भेजा गया, उसका क्या रिप्लाई है, और इससे ये भी पता चलता है कि रिसीवर ने मैसेज को सही से इंटरप्रेट किया है कि नहीं। तो इसलिए ये प्रभावशीलता की जाँच करता है, फीडबैक लूप को क्लोज़ करता है, हम कह सकते हैं। ये जो सेंडर से और रिसीवर तक और फिर रिसीवर का एक फीडबैक, ये पूरा एक लूप बन जाता है। सेंडर ने मैसेज को एनकोड किया, एक चैनल का चुनाव किया, रिसीवर तक पहुँचाया, रिसीवर ने डिकोड किया, डिकोड करने के बाद अपना फीडबैक दिया और ये पूरा का पूरा एक लूप कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो भी संदेश हमने भेजा वो अच्छे तरीके से समझा गया है या नहीं। तो प्रभावशीलता का मेज़रमेंट ज़रूर है ये, प्राप्त संदेश की प्रभावशीलता को मापता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13वें प्रश्न पर चलते हैं। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज एम्फसाइज्ड इन एंड्रागोजी? बताइए, एंड्रागोजी मतलब एडल्ट्स को जो पढ़ाने का जो तरीका है। जैसे पेडागोजी हम देखते हैं, तो पेडागोजी मतलब पेड़ा मतलब क्या होता है? चाइल्ड। जो बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इनके डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें करनी पड़ती हैं, पिक्चर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है ना? और इनके एज के हिसाब से इनको पढ़ाना पड़ता है, कॉन्क्रीट थिंकिंग इनकी कब हुई है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब हो रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में समझना होता है। एंड्रागोजी डिफरेंट है। एंड्रागोजी में हम एडल्ट्स के बारे में देखते हैं, एडल्ट एजुकेशन, कैसे वयस्क जो आपके स्टूडेंट हैं उनको आप कैसे पढ़ाएँगे। तो कह रहा है कि कम्युनिकेशन किस प्रकार का कम्युनिकेशन के ऊपर जोर डाला जाता है अगर आप एडल्ट्स को पढ़ाते हैं तो? क्या वो टीचर सेंटर्ड कम्युनिकेशन होता है? या फिर वन वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है? या फिर एक्सपीरियंस बेस्ड लर्नर इंटरेक्शन होता है? या फिर अथॉरिटी और डिसिप्लिन का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए, हमेशा याद रखिएगा, कम्युनिकेशन वो हमेशा जो है ना वो शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। चूँकि एंड्रोगोजी में होता है, लेकिन फिर भी अगर आपसे ऑप्शन में पूछ दे तो आप कभी भी टीचर सेंटर्ड कम्युनिकेशन को सही नहीं करेंगे। इसमें वन वे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, ज़रूरी नहीं है ना? एडल्ट्स जब जब बच्चे एडल्ट बन जाते हैं और वहाँ एजुकेशन जब होने लगता है, तो वहाँ पर सवाल और पूछे जाएँगे और डिस्कशन होगा, तो वन वे कैसे हुआ? एक्सपीरियंस बेस्ड लर्नर इंटरेक्शन ज़रूर होता है। अनुभव आधारित शिक्षार्थी की सहभागिता होती है। जो लर्नर हैं, उनको बहुत अनुभव हो जाता है और उस अनुभव के आधार पर वो इंटरैक्ट करके और अपने लर्निंग को आगे बढ़ाते हैं। वो अपने टीचर से भी इंटरेक्शन करते हैं, अपने सहपाठियों से करते हैं
अथॉरिटी और डिसिप्लिन का इस्तेमाल ये नहीं है कि आप जो है ना अनुशासन और अधिकार का प्रयोग करने लगेंगे एंड्रागोजी में, बिल्कुल नहीं, है ना। सी ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन? बताइए, एक ग्रुप कम्युनिकेशन, एक अगर हम देखें समूह संचार है तो उसकी एक प्रमुख विशेषता क्या है? क्या इसमें फीडबैक नहीं होता ग्रुप कम्युनिकेशन में? या फिर यहाँ पर इंटरेक्शन होता है दो पार्टिसिपेंट से अधिक के बीच में, तभी तो ग्रुप हुआ ना। क्या ये हमेशा एसिंक्रोनस होता है, हमेशा असमकालिक होता है, यानी अलग अलग टाइम पे, या फिर ये पर्सनल एक्सप्रेशन को अलाउ नहीं करता है? बताइए क्या होगा। देखिए, फीडबैक को कभी भी हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पर्सनल कम्युनिकेशन हो चाहे ग्रुप कम्युनिकेशन हो। फीडबैक इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, तो ये तो होगा ही नहीं। एक्सक्लूड करना मतलब उसको शामिल ही नहीं करना, बिल्कुल नहीं। इट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन अमॉन्ग मोर देन टू पार्टिसिपेंट्स, ये दो से अधिक प्रतिभागियों के बीच संवाद कराता है, बिल्कुल सही है। ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब ही हुआ कि वहाँ पर जो है ना 2 से अधिक पार्टिसिपेंट्स हैं। ये हमेशा एसिंक्रोनस होता है, असमकालिक होता है, बिल्कुल नहीं, ये सिंक्रोनस भी हो सकता है। और ये अलाउ नहीं करता पर्सनल एक्सप्रेशन को, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की अनुमति नहीं देता, बिल्कुल। ये व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की अनुमति भी देता है, लेकिन आपके टर्न आने के बाद। ग्रुप कम्युनिकेशन में आपको टर्न बाय टर्न वेट करना पड़ता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, ग्रुप कम्युनिकेशन मल्टी डायरेक्शनल होता है और इंटरेक्टिव होता है नेचर में, याद रखिएगा। मल्टी डायरेक्शनल क्यों? क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कि एक ग्रुप बना हुआ है तो ग्रुप कम्युनिकेशन कहीं से भी हो सकता है। ये इनसे बोलेंगे, ये इनसे बोलेंगे, ये हो सकता है इससे बात करें, ये इससे बात, तो इस तरीके से होता है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा माध्यम, कौन सा मीडियम जो है ना सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाता है अगर हम बात करते हैं जनसंचार, मास कम्युनिकेशन के बारे में। पहला है पर्सनल इंटरव्यू, दूसरा है सेमिनार, तीसरा है टेलीविजन और चौथा है स्टाफ मीटिंग। व्यक्तिगत साक्षात्कार, सेमिनार, टेलीविजन और स्टाफ मीटिंग सबसे ज़्यादा प्रभावी मास कम्युनिकेशन के लिए क्या माना जाता है? टेलीविज़न, बिल्कुल सिंपल जवाब है। देखिए, पर्सनल इंटरव्यू जो है ना ये मास कम्युनिकेशन के नहीं होता है। सेमिनार होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन होता है, बड़े लेवल पे होता है, लेकिन मास कम्युनिकेशन नहीं। मास कम्युनिकेशन मतलब लाखों करोड़ों लोग से एक साथ आप जो है ना वो संवाद उनसे कर रहे हैं। तो स्टाफ मीटिंग बहुत कम लोगों के बीच में होता है, इसलिए टेलीविज़न इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर टू कम्युनिकेशन इज मोस्ट लाइकली अ मल्टीकल्चरल क्लासरूम? अगर एक कक्षा है जिसमें बहुत अलग-अलग संस्कृति के बच्चे पढ़ते हैं, तो बताइए कि इनमें से कौन-सा बैरियर जो है ना वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें सिमेंटिक बैरियर, यानी शब्द अर्थ, उसका मतलब किसी भी चीज़ के अर्थ अगर निकालने वाला जो बैरियर होता है कि अगर गलत अर्थ निकाल लिया जाए, या फिर कल्चरल बैरियर, या फिर फिजिकल, या फिर मैकेनिकल बैरियर। देखिए, फिजिकल और मैकेनिकल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका अलग-अलग कल्चर से कोई लेन-देन नहीं है। सिमेंटिक बैरियर और कल्चरल बैरियर ज़रूर हो सकता है, क्योंकि सिमेंटिक बैरियर में मीनिंग मेकिंग से रिलेटेड होता है ना? तो ये जो है वो नहीं, अगर दोनों में चुनाव करना होगा तो ये कल्चरल बैरियर जो है आप चुनेंगे, क्योंकि अलग-अलग कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, लैंग्वेजेज़ होते हैं, और वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को कहीं न कहीं हिंडर तो कर ही देते हैं, और इसलिए ये कल्चरल बैरियर इसका सही उत्तर होगा। लेकिन इसके साथ-साथ मल्टीकल्चरल क्लासरूम में सिमेंटिक बैरियर भी होगा, और इसीलिए मैं ये लास्ट में आपको बता रहा था। देखिए, यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ए और बी दोनों ही सही होंगे। सिमेंटिक बैरियर क्यों? क्योंकि देखिए, अलग-अलग कल्चर होगा तो लैंग्वेज भी डिफरेंट होगा, और लैंग्वेज डिफरेंट होगा तो कई बार अलग-अलग कल्चर में हम गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, मीनिंग अलग निकाल देते हैं। मान लीजिए मैंने कुछ जेस्चर दिया और वो जेस्चर हमारे यहाँ बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन किसी कंट्री में हो सकता है कि वो जेस्चर बिल्कुल ही जो है ना वो गलत हो और अच्छा ना माना जाता हो। तो सिमेंटिक बैरियर मीनिंग मेकिंग में कहीं न कहीं वो प्रॉब्लम ला देगा, तो इसलिए ए और बी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म मेटा कम्युनिकेशन? बताइए, इनमें से मेटा कम्युनिकेशन सबको सबसे उपयुक्त रूप से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिभाषित करता है? कम्युनिकेशन विदाउट लैंग्वेज, क्या बिना भाषा के संचार जो है वो उसको हम मेटा कम्युनिकेशन कहते हैं? बताइए। या फिर कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन, संचार के बारे में संचार, बताइए ये होगा। या फिर एक तरफा संचरण का डेटा, वन वे ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, या फिर नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन, गैर मानव संचार, किसको कहते हैं मेटा कम्युनिकेशन? जब भी ये मेटा शब्द आए ना तो आप देखेंगे कि वहां पर नोइंग अबाउट नॉलेज, जैसे मेटा मेटा फिजिक्स बोलते हैं हम इसको। मेटाफिजिक्स में क्या होता है कि कोई भी चीज जो है ना इसको कैसे आपने जाना उसके नॉलेज को हम कहते हैं मेटाफिजिक्स। वैसे ही मेटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन। अगर मैं आपको कैसे संचार करते हैं इसके बारे में संचार कर रहा हूँ, मतलब कैसे कम्युनिकेट करते हैं इसके बारे में आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा? मेटा कम्युनिकेशन हुआ। बी ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। मेटा कम्युनिकेशन एक हायर लेवल डिस्कशन होता है रिगार्डिंग कि कैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, कैसे संचार के प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे, इसके ही बारे में होता है।
इसलिए ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। वॉट रोल डज कॉन्टेक्स्ट प्ले इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस? संचार प्रक्रिया में संदर्भ की क्या भूमिका होती है, बताइए। ये इरेलेवेंट होता है क्या डिकोडिंग में? बिल्कुल नहीं। देखिए, जितना आपको संदर्भ पता होगा कोई भी मैसेज का, उतना बेहतर कम्युनिकेशन होगा। तो ये मीनिंग और इंटरप्रिटेशन को निर्धारित करता है क्या, डिटरमाइन करता है क्या अर्थ को और व्याख्या को? बताइए, ये होगा। या फिर ये मैसेज के ट्रांसमिशन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ये संदेश के प्रसारण में बाधा डालता है? या फिर इट ओनली अप्लाइज इन रिटन मैसेज, ये केवल लिखित संदेशों पर लागू होता है? बताइए, कॉन्टेक्स्ट का क्या रोल है? इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। यह अर्थ और व्याख्या को निर्धारित करता है, डिटरमाइंस मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन। कॉन्टेक्स्ट जो है ना, ये बताता है कि मैसेज को कैसे समझा जा रहा है और मिस कम्युनिकेशन को अवॉइड करने में हेल्प करता है। इसलिए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इन टीचिंग लर्निंग? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का शिक्षण अधिगम में कार्य नहीं है? एक फंक्शन नहीं है कम्युनिकेशन का टीचिंग लर्निंग में। मोटिवेशन, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, आइसोलेशन या कंट्रोल? बताइए। देखिए, मोटिवेशन एक फंक्शन जरूर है कम्युनिकेशन का टीचिंग लर्निंग में, क्योंकि आप कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। बच्चों को आप जो है ना एनकरेज करेंगे, उनसे कम्युनिकेट करके और बताएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज़ को पढ़ना। तो कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। ये तो होगा ही नहीं सही उत्तर, क्योंकि नॉट पूछा है। इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना, कोई भी सूचना है उसको बांटना, प्रसार करना, पहुंचाना लोगों तक, ये तो जरूर एक कम्युनिकेशन का फंक्शन होता है। नॉट अ फंक्शन पूछा ऐसे ये भी नहीं होगा। कंट्रोल, देखिए अगर क्लास में बहुत शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कंट्रोल करने के लिए भी कम्युनिकेट करते हैं कि आप बोलते हैं ना, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, एवरीबॉडी लिसन टू मी। ये सब ये कंट्रोलिंग ही तो है। तो ये भी जो है ना फंक्शन है कम्युनिकेशन का। नॉट पूछ रहा है इसलिए ये भी नहीं होगा। आइसोलेशन, अलगाव नहीं करेंगे। कम्युनिकेशन के माध्यम से जो है ना वो कनेक्ट करते हैं हम लोगों को, है ना, कनेक्शन को इंश्योर करता है, ये इंगेज करते हैं लोगों को, उसको ये जो है ना इंश्योर करता है। आइसोलेशन नहीं होगा। आइसोलेशन मतलब होता है अलग अलग, अलगाव रखना, अलग रखना, ये नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं हम 20वें प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द टू स्टेप फ्लो थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संचार की टू स्टेप वाली थ्योरी को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है मैसेज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ऑल इंडिविजुअल्स इक्वली, संदेश सीधे सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रभावित करता है। क्या ये टू स्टेप फ्लो थ्योरी है क्या मास कम्युनिकेशन का? या फिर मैसेज फ्लो फ्रॉम मीडिया टू ओपिनियन लीडर्स एंड देन टू द पब्लिक, क्या ये है क्या? या फिर मीडिया हैज नो रोल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, ये होगा? या फिर कम्युनिकेशन इज ओनली वर्टिकल, कम्युनिकेशन या संचार केवल वर्टिकल होता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ही जाता है, ये इसका शेप होता है, ये होगा? टू स्टेप फ्लो थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन क्या बताता है? देखिए, ये थ्योरी सजेस्ट करता है कि जो ओपिनियन लीडर्स जो है ना वो इन्फ्लुएंस करते हैं, और जो कैसे मीडिया का कंटेंट रहेगा मासेस के लिए। याद रखिएगा, ओपिनियन लीडर के बारे में आपको समझना जरूरी है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज टू स्टेप फ्लो थ्योरी, एंड देन हम समझेंगे ओपिनियन लीडर्स क्या है और क्या क्या है ये। देखिए, टू स्टेप फ्लो थ्योरी में सिंपल है कि सबसे पहले तो नाम समझ लीजिए। अगर आपसे नाम पूछ दे कि किन्होंने दिया था, तो एक नाम याद आता है मुझे, लाजेसफेल्ड का, पॉल लाजेसफेल्ड, और एक आता है बर्नार्ड बेरलसन, BERLELSON, और फिर एक और नाम आता है हेजल का, हेजल गॉडेड। ये तीन नाम है इनका। 1944 में, 1944 में एक किताब आई थी द पीपल्स चॉइस, और उसमें इन्होंने बात किया था, है ना। कौन सा किताब, अगर इससे भी पूछते तो ये आया था, द पीपल्स चॉइस। और इसमें कहीं ना कहीं टू स्टेप फ्लो थ्योरी जो कम्युनिकेशन का है ना उसको जो है बताया गया था। क्या बताया गया था? मास मीडिया जो है ना वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करती है जनरल पब्लिक को। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली टीवी देख के और कोई इन्फ्लुएंस हो जाएगा। इंस्टेड जो मीडिया का मैसेज होता है ना उसको ओपिनियन लीडर्स के थ्रू फिल्टर किया जाता है और वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आजकल ओपिनियन लीडर कौन है? इन्फ्लुएंसर है। आजकल आप देखते हैं एक से एक इन्फ्लुएंसर आए हुए हैं, एक से एक बेकार से बेकार प्रोडक्ट, चीनी से भरे हुए प्रोडक्ट और शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा जिन प्रोडक्ट्स में, कार्बोनेटेड प्रोडक्ट्स का प्रचार करते हैं। टू स्टेप फ्लो मतलब होता है कि मीडिया जो है ना वो सबसे पहले ओपिनियन लीडर्स के पास चीज़ों को भेजता है, इंफॉर्मेशन को भेजता है, और फिर मीडिया का मैसेज पहले रिसीव होता है, इंटरप्रेट किया जाता है ओपिनियन लीडर्स, और फिर वो जो है ना कितना एक्सपोज करना है, कौन से बात पे ज़्यादा जोर डालना है, कौन से पे कम जोर डालना है, लोगों को कितना कुछ बताना है, कितना नहीं बताना है, वो जनरल पब्लिक तक पहुंचाते हैं। तो ये दो स्टेप हो गया ना, मीडिया
मीडिया ने ओपिनियन लीडर को भेजा और ओपिनियन लीडर ने फिर पब्लिक को भेजा, तो 2 स्टेप हुआ ये, है ना? तो ये जो है कहीं न कहीं लोगों के एटीट्यूड, ओपिनियन और बिहेवियर को शेप करता है और इसीलिए जो ऐसे इंडिविजुअल्स आजकल जैसे जिनको हम इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, वो जो है ना ओपिनियन लीडर बन जाते हैं और जो जनरल ऑडियंस है, वो ओपिनियन लीडर्स के जो भी उनके मान्यताएं हैं या ओपिनियन है उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं और इसकी वजह से ये डेंजरस भी है, क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के वो कुछ और चीज़ों को भड़का दें, अपने तरीके से बोल दें, क्योंकि वो तो उनका ओपिनियन है ना? तो यही है कि भाई जैसे एक इलेक्शन कैंपेन के बारे में सोचिए कि वहाँ पर कोई भी न्यूज़ को जो है ना वो क्लोज़ली फॉलो नहीं किया जाता। आपके टीचर या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर ने एक्सप्लेन कर दिया, कोई भी कैंडिडेट के बारे में थोड़ा बढ़ा-चढ़ा के बता दिया, आपने वोट दे दिया जाके। तो उनके जजमेंट, उनके ओपिनियन के आधार पे आपने वोट दिया, इसलिए वो ओपिनियन लीडर हो गए आपके। तो यही है इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया ऑन पब्लिक, और ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बहुत इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर से अगर बात करें तो सोशल कॉन्टेक्स्ट और नेटवर्क में इसका रोल बहुत ज़्यादा है। ये बताता है कि लोग जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसिव रिसीवर से नहीं है ना? 2 स्टेप फ्लो थ्योरी आगे चल के मल्टी स्टेप फ्लो थ्योरी बन गया, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कम्युनिकेशन को दर्शाता है और आज के एज एज में जो सोशल मीडिया का एज है, यहाँ पर इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर जो है ना वो ओपिनियन लीडर बन चुके हैं और वही ओपिनियन दे देते हैं और उसके हिसाब से सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मैसेजेस फ्लो फ्रॉम मीडिया टू ओपिनियन लीडर एंड देन टू द पब्लिक, यही इसका सही उत्तर होगा, 2 स्टेप फ्लो थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो आई होप कि आज का ये क्लास, आज का ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित, और ये 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों को हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन में। पीवाईक्यू के ऊपर जो है ये क्वेश्चंस मैंने बनाया हुआ है। मैं आशा करता हूँ आज के क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा। जो भी आपका फीडबैक रहे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ दीजिए। और कुछ बच्चे ये बता रहे हैं कि भाई स्पीड आप बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं सर, तो देखिए स्पीड तो मेरा नॉर्मल ही है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। अगर आपको तेज़ लगता है तो यूट्यूब इस ऑप्शन को देता है कि आप स्पीड को स्लो कर सकते हैं, ऊपर से जाके वहाँ से यू स्पीड को स्लो कर दीजिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में हमें चीज़ों को ख़त्म करना होता है। देखिए अभी ऑलरेडी इट्स 37 मिनट्स, तो बहुत ज़्यादा भी लंबा क्लास बना देने से आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही कुछ टॉप क्वेश्चंस के साथ आने वाले दिनों में। ये सीरीज चलता रहेगा इसी चैनल पर। सब्सक्राइब करके रखिए, जब भी नोटिफिकेशन मिलता है टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पे या यूट्यूब से तुरंत आप जो है देखिए वीडियोस को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।